नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं उपसह संयोजन यौगिक, जिसमें अभी तक हमने देखा कि उपसह संयोजन यौगिक में समावयवता क्या होती है। हमने देखा इसमें दो प्रकार की समावयवता मिलती है। पहला संरचनात्मक समावयवता, दूसरा है त्रिविम समावयवता। उसके बाद हम पढ़ेंगे संकुल आयनों का IUPAC नामकरण। तो आइए हम पढ़ते हैं संकुल यौगिकों का IUPAC नामकरण। देखिए, संकुल यौगिक का यदि हमें IUPAC नामकरण करना है तो हमें उसके कुछ नियम हैं जो समझना ज़रूरी है या आवश्यक है। तो आइए हम इनके नियमों को समझते हैं। पहला नियम इनका है, देखिए, संकुल आयन के जब नामकरण करते हैं तो उसमें पहला नियम आपका है कि संकुल आयन में नामकरण पहले धनायन के करते हैं। जब किसी संकुल यौगिक का नामकरण लिखते हैं तो उसमें पहले धनायन का नामकरण करते हैं और बाद में ऋणायन का नामकरण करते हैं। जैसे हमारे पास यौगिक मान लीजिए है FeCN6। अब आपने ये कर दिया तो आपके पास क्या है, ये एक संकुल यौगिक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, कभी कभी ऐसे इसमें लिखा रहता है आपका K4। क्या रहता है? K4 FeCN6। अब मान लीजिए इसका आपको IUPAC नामकरण करना है तो आप क्या करेंगे? देखिए, इसके लिए पहले आप धनायन का इसका मतलब नामकरण करेंगे, उसके बाद फिर इसका करेंगे, उसके बाद इसका नामकरण करेंगे। तो वही आपको पहले पॉइंट में बताया जा रहा है कि जब हम किसी भी संकुल यौगिक का IUPAC नामकरण लिखते हैं या करते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, पहले धनायन का नामकरण और उसके बाद ऋणायन का नामकरण करते हैं। हमारे पास धनायन ये है और ऋणायन ये है जो लिगेंड है। उसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देखते हैं ताकि हमारी समझ में क्लियरली समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक उदाहरण है। जैसे हमारे पास K3, उसके बाद है आपका NH3। यहाँ पे आप कर दीजिए FeCN6। उदाहरण लगभग एक ही प्रकार का है, लेकिन अंतर इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए K यहाँ पे 3 बार है और पहले वाले में K 4 बार था। तो आपने देख लिया। उसी प्रकार एक उदाहरण और देखते हैं यहाँ पर Na, और उसके बाद हमारे पास है PT प्लेटिनम। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या मिलेगा, Cl3 NH3 और NH3 ये मिलेगा आपको। तो इस प्रकार के संकुल यौगिक में पहले हम धनायन का नामकरण करेंगे, इसमें भी पहले धनायन का नामकरण करेंगे, फिर हम इन सब का नामकरण, इन दोनों का क्रमशः नामकरण करेंगे। तो हमने ये देखा। अब देखिए दूसरा नियम क्या है। तो संकुल आयन का IUPAC नाम लिखने का जो पहला नियम है या तरीका है वह है कि संकुल यौगिक में पहले धनायन का नामकरण करते हैं और बाद में ऋणायन का नामकरण करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है या जो दूसरा नियम है वह है कि संकर आयन का नामकरण रखने में या लिखने में, संकर आयन का नामकरण रखने में या लिखने में समूहों के नाम पहले लिखते हैं, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम रखते हैं। पुनः ध्यान दें, किसी भी संकुल यौगिक का जब हम IUPAC नाम लिखते हैं तो दूसरा नियम उसका यह होता है कि पहले हम लिगेंड का नामकरण करते हैं, किसका, लिगेंड या उससे जुड़े समूह का, और बाद में केंद्रीय धातु आयन का नामकरण करते हैं। अर्थात पहले हम यदि किसी का IUPAC नामकरण करेंगे तो Cn को पहले हम, Cn का IUPAC नाम पहले रहेगा, उसके बाद Fe का रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास है FeCN6। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे Cn का। तो Cn कितनी बार है, 6 बार है, इसलिए हम कर देंगे हेक्सासाइनोफायरेट। इस प्रकार होगा। उसी प्रकार आप देखिए यहाँ पर कि क्या हो जाएगा। जैसे हमें करना है PT, यहाँ पे कर दें आप NH3 तो क्या करेंगे आप, इसका नाम हो जाएगा आपका हेक्साएमीन। उसके बाद क्या है PT प्लेटिनम।
तो प्लेटिनेट हो जाएगा, हेक्सामीन प्लेटिनेट। तो इसका भी हम आपको नाम नहीं बता रहे हैं, केवल नामकरण करने का तरीका बता रहे हैं। तो दूसरा जो तरीका है उसमें आप जब किसी भी संकुल यौगिक का IUPAC नाम लिखते हैं तो पहले आप क्या करेंगे, ऋणायन का नाम या लिगेंड का नामकरण पहले करेंगे और उसके बाद आप केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण करेंगे। तीसरा नियम देखिए क्या है इनका। तीसरा नियम सबसे महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे उपसहसंयोजित समूहों में, उपसहसंयोजित समूहों या ऋणात्मक के नाम लिखते समय उसमें कुछ खास बातों का ध्यान देना पड़ता है। जैसे अब देखिए, प्रायः यह देखा गया है कि ऋणायनों में या लिगेंड में, ऋणायनों में या लिगेंड में जब उसका हम IUPAC नामकरण करते हैं तो उसमें आइड शब्द या ई शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका? आइड शब्द का, आइड शब्द का प्रयोग होता है अथवा ईड का होता है, ई। जैसे क्लोराइड, क्लोराइड। उसके बाद हम मान लेते हैं उसी प्रकार आगे क्या है आपके, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, साइनाइड, 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 साइनाइड। तो आपने ये देखा साइनाइड, ये हमने देखा। तो उसी प्रकार हम और देखते हैं यहाँ पर आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, साइनाइड, ये हमने देखा। तो इस क्रम में जो हमारे पास उदाहरण है, इन उदाहरणों में हम यह देख रहे हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड। ध्यान से देखिए, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, इन सब के नाम में आखिरी में क्या आ रहा है, आइड शब्द। क्या आ रहा है आपका, आइड शब्द आ रहा है। तो इन सब के नाम में से या संकुल आयन में जो लिगेंड जुड़े रहते हैं उनके लास्ट में जो आइड आता है उनको हम हटा देते हैं और उसके स्थान पर ओ शब्द को जोड़ देते हैं। ओ का मतलब है, जैसे हम करेंगे क्लोरो, क्लोरो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आइड मतलब क्लोराइड। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्लोरो, आइड को हमने हटा दिया। उसी प्रकार ब्रोमो, ब्रोमो हमने क्या किया इस बार हमने किया कि आइड को हटा दिया। उसके बाद क्या है यहाँ पे, आइसोसाइनाइड। तो इस बार क्या हो जाएगा, आइसोसाइनो, आइसोसाइनो, ये हो जाएगा, साइनो हो जाएगा। उसके बाद साइनो यहाँ पे रहेगा, CN। अब इन सब के प्रतीक क्या होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और यहाँ क्या होगा, सॉरी ये है आपका आइसोसाइनो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NC। क्या हो जाएगा, NC। अब देखिए साइनाइड का क्या होता है, साइनाइड का होता है आपका साइनो, और ये जो सूत्र होगा CN, ये होगा। उसी प्रकार हम और देखते हैं OH है। OH को हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड, ये हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ये क्या होगा, हाइड्रो, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, ये हो जाएगा। उसके क्योंकि यहाँ पे आइड आ रहा है, आइड को हमें हटाना है, हाइड्रोक्साइड है, आइड आया ना, तो यहाँ पे हमें हटाना है। उसी प्रकार और भी हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है कुछ अपवाद भी इसके हैं, जैसे C2O4, इसका नाम क्या होगा, ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो। और उसकी प्रकार आपका है CO3-2, इसका नाम होगा कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, ये हो गया। उसी प्रकार देखिए NO, इसका नाम क्या है आपका, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, ट्राइटो, ये हो गया आपका। तो हमने ये देखा तीसरे पॉइंट में कि जब हम किसी संकुल यौगिक का नामकरण करते हैं तो उसके उपसहसंयोजन क्षेत्र में अथवा संकुल क्षेत्र में जो ऋणावेशित समूह या लिगेंड होते हैं उनके नाम में प्रायः आइड शब्द या ई शब्द का प्रयोग होता है। उसको हटा करके हम क्या करते हैं, ओ शब्द का प्रयोग, क्या करते हैं, ओ शब्द का प्रयोग कर देते हैं। हमने ये देखा। अब देखिए अगला पॉइंट हमारे पास क्या है। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट हमारे पास यह है कि जब हम
जब हम किसी संकुल यौगिक का हम नामकरण करते हैं, जब हम किसी संकुल यौगिक का नामकरण करते हैं तो कभी कभी यह भी देखा गया है कि केंद्रीय धातु आयन, पुनः ध्यान दें, केंद्रीय धातु आयन के नाम के अंत में, केंद्रीय धातु आयन के नाम के अंत में क्या होता है, यम अथवा इक शब्द का प्रयोग होता है। किसका, यम अथवा किसका होता है, यहाँ पर देखिए यम अथवा इक शब्द का प्रयोग होता है, इक। अब जैसे इसका उदाहरण, जैसे जैसे फेरिक, फेरिक, फेरिक किसका प्रयोग हुआ, इक शब्द का प्रयोग हुआ। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब फेरिक हो गया आपका। उसी प्रकार देखिए क्रोमियम, क्रोमियम। अब इस प्रकार के यौगिक में हम क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि इस प्रकार के यौगिक में हम इक अथवा यम को हटा करके, इक अथवा यम को हम हटा देंगे, इसके स्थान पर एट शब्द का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, एट शब्द का प्रयोग करेंगे। कैसे, देखिए हमारे पास क्या है, फेरिक, फेरिक, इसको हम क्या करेंगे, फेरेट कर देंगे, या फेरिक लिखते हैं ना, तो फेरेट, फेरेट कर देंगे। क्या कर देंगे, फेरेट, ये सही मान्य होगा। उसी प्रकार आप देखिए यहाँ पर क्रोमियम, क्रोमियम, इसका नाम हो जाएगा क्रोमैट, 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 ये हो गया आपका। तो आप इस प्रकार इनके ध्यान दें। और भी इनके नाम हैं, जैसे आप कर देंगे यहाँ पे क्या, कुछ अन्य भी उदाहरण है, जैसे निकिल, निकिल, इल आया है ना इसमें, इसमें क्या आया आपका, इल, इल शब्द इसमें आया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, निकलेट, यहाँ पे एट जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, एट, तो निकिलेट हो जाएगा, निकिलेट, निकिलेट, ये हो गया, निकिलेट हो गया आपका। उसके उसी प्रकार आप देखेंगे कि जो भी आपके केंद्रीय धातु आयन जब नाम लिखें तो उनके लास्ट में यदि इक आए, यम आए अथवा इक आए, क्या आए, इक आए, देखिए इक आए, यम आए अथवा इल आए, तो क्या करेंगे आप, सब के नाम में क्रमशः उनके नाम के अनुसार क्या करेंगे आप, एट शब्द का प्रयोग कर देंगे। किसका, एट शब्द का प्रयोग कर देंगे। तो आपने इसको देखा। उसके बाद अभी हम मतलब इसके बाद हम अगला नियम देखते हैं, पांचवा नियम। पांचवा नियम क्या है, पांचवा नियम है कि उपसह संयोजित विद्युत उदासीन समूहों के नाम, उपसह संयोजित विद्युत उदासीन समूहों के नाम, अर्थात यहाँ पर इस बार क्या है, लिगेंड की हम बात कर रहे हैं। जब किसी संकुल यौगिक में जो उदासीन लिगेंड जुड़े होते हैं, जब किसी संकुल यौगिक में उदासीन लिगेंड जुड़े होते हैं तो उनके प्रायः हम साधारण नाम लिखते हैं, तो उनके हम प्रायः साधारण नाम लिखते हैं। परंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं। क्या है, परंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे H2O, H2O, इसे हम एक्वा कहते हैं, एक्वा, क्या कहते हैं, एक्वा कहते हैं। उसी प्रकार आपका दूसरा है NH3, इसे हम एमीन, एमीन कहते हैं। उसी प्रकार देखिए आपके और भी उदाहरण है। यहाँ पर है आपका CO, CO का क्या नाम होगा, CO का नाम होगा कार्बोनिल, कार्बोनिल, ये नाम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है NO, नाम होगा इसका नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। उसी प्रकार आप देखिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है अभी आपके सामने दो तीन उदाहरण बचे हुए हैं, उनका भी हम जिक्र कर लेते हैं। CS, इसका नाम क्या होगा, CS, इसका नाम हो जाएगा थायोनाइट्रोसिल, थायोनाइट्रोसिल, ये नाम हो गया। तो आप कहेंगे पांचवें नियम के अनुसार या पॉइंट के अनुसार उपसह संयोजित यौगिक का जब नाम रखते हैं तो उससे जुड़े जो भी लिगेंड होते हैं उनके नाम हम प्रायः साधारण रखते हैं। कैसे रखते हैं, उनके नाम प्रायः हम साधारण रखते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। जैसे जल का नाम एक्वा होगा, NH3 का नाम एमीन होगा, उसी प्रकार CO का नाम क्या होगा, कार्बोनिल होगा, NO का नाम नाइट्रोसिल होगा, और CS का नाम क्या होगा, थायोनाइट्रोसिल होगा। क्या होगा, थायोनाइट्रोसिल होगा। तो हमने ये देखा। लेकिन एक बात ध्यान देंगे, इन समूहों के नाम
वर्णमाला क्रम के अनुसार ही लिखते हैं। इन समूहों के नाम वर्णमाला क्रम के आधार पर ही लिखते हैं। तो हमने इसको देखा। अब हम देखते हैं अगला नियम कि अगला नियम क्या है। यहाँ पर देखिए अगला नियम तो है आपका छठा नियम। तो छठा नियम क्या कहता है, यहाँ पर देखिए, समान उपसहस्रानुजी समूहों की संख्या में समूह के नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। पुनः ध्यान दें, समान उपसहस्रानुजित समूहों की संख्या में समूह के नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। यदि कोई या कहीं पे लिखा है NH3 4 तो कर देंगे क्या आप, टेट्रा एमीन इसे हो जाए। टेट्रा मतलब 4 बार, NH3 मतलब एमीन। उसी प्रकार हम देखते हैं, यदि यहाँ पे लिख दिया जाए H2O6, नाम क्या है, हेक्सा एक्वा, आप ये कर देंगे। उसी प्रकार और भी उदाहरण हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं आपका CO 3 बार, तो क्या कहेंगे, CO का नाम क्या है, यहाँ पर CO का नाम अभी हमने पढ़ा है कार्बोनिल, ट्राई कार्बोनिल, ये आप कहेंगे। उसके बाद हम 1-2 उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे आपको करना है यनु क्या होगा, नाइट्रोसिल, क्या होगा यनु का, नाइट्रोसिल। यदि यहाँ पे हम कर दें 4 तो क्या करेंगे आप, टेट्रा नाइट्रोसिल, टेट्रा नाइट्रोसिल, इसका ये नाम हो जाएगा। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो है आपका 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट क्या कहता है, ये हम देखते हैं। 7वें पॉइंट में आपको इस बात का ध्यान देना है कि जब उपसहस्रानुजी समूह के नाम में कोई अंक हो, या वो अंक उपस्थित हो या पाया जाता है, तो उस समूह का नाम लिखते, उसे छोटे ब्रैकेट में या कोष्ठक में लिखते हैं, और उसके पहले समूह की संख्या को व्यक्त करते हैं, और समूह की संख्या को नाम के अनुसार 20, 30, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस आदि शब्द या आदि उचित शब्द लगाकर लिखते हैं। इस बात को पुनः ध्यान से समझें। जब उपसहस्रानुजी समूह के नाम में कोई अंक उपस्थित होता है, तो उस समूह का नाम छोटे कोष्ठक में लिख देते हैं। उसके बाद समूह में जितने भी अंक उपस्थित हों, उनकी संख्या के अनुसार क्या करते हैं, 20, 30, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस आदि उचित शब्द लगाकर इसको हम लिखते हैं। तो इनको हम समझने के लिए 1-2 उदाहरण देख लेते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास क्या लिखा गया है, हमारे पास लिखा गया है NH3 5 है, और यहीं पे क्या है, हमारे पास 2 समूह लिखे हैं H2O 3। तो आप कहेंगे इस नियम के अनुसार इसमें क्या है, ये इतनी बार लिखा गया है, तो आप कहेंगे यहाँ पे ट्राई शब्द का प्रयोग, इस नियम में ध्यान देना है, यहाँ पर ट्राई शब्द का प्रयोग ना हो करके यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ, यहाँ पर नाम होगा आपका टेट्रा। देखिए ये है आपका 5 है, तो पेंटाकिस, इसे हम क्या कहेंगे, पेंटाकिस, मतलब ये 5 बार है। ये क्या है, 3 बार है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ट्रेस। अगर 2 बार रहे तो 20। यदि आप मान लीजिए यहाँ पे CN 2 बार रहे तो 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका हम नाम रखते हैं। जब उपसहस्रानुजी समूह के नाम में कोई अंक उपस्थित होता है, तो उस समूह का नाम छोटे कोष्ठक में लिख देते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक यौगिक है CN6, तो यहाँ पे CN है, तो इसका नाम आप एक कोष्ठक में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ बनाएंगे कोष्ठक साइनाइड,
साइनाइड ये कर देंगे आप, साइनाइड। और ये देखेंगे कि ये कितनी बार है आपका, तो कितनी बार है ये आपका, मान लीजिए 6 बार है, तो आप कर देंगे क्या यहाँ पर, हेक्साकिस साइनाइड ये आप कर देंगे। तो आपने इसको देखा। अगला नियम देखिए क्या है हमारे पास। अगला नियम है हमारे पास 8वां नियम। 8वां नियम अब कहता है जब उपसहसंयोजन समूह में अनेक प्रकार की क्या हों, दो उपसहसंयोजन स्थल हों, जैसे आपके हो गया SCN और उसी प्रकार हो आपका NCS, या उसी प्रकार आपका क्या हो NO2 अथवा ONO हो, तो क्या करेंगे, तो आप करेंगे केंद्रीय धातु से जुड़े तत्व के प्रतीक को हम क्या करते हैं, के प्रतीक को उपसहसंयोजन समूह जिस ओर से केंद्रीय धातु आयन से जुड़ा हो, उपसहसंयोजन समूह जिस ओर से केंद्रीय धातु आयन से जुड़ा हो उसी की ओर हम हाइफन लगा करके, जिस ओर से जुड़ा हो उसी की ओर हम बीच में क्या करते हैं, हाइफन लगा देते हैं। इसको हम हाइफन कहते हैं। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु, यहाँ पे केंद्रीय धातु है, बीच में हम हाइफन लगाएंगे और क्या करेंगे, इधर जो आपका उपसहसंयोजी समूह है, संयोजी समूह है, उसे हम लिख देंगे। तो ये आपका नियम है। फिर आखिरी नियम है, मतलब अगला नियम है आपका कि यहाँ पे देखिए क्या करेंगे आप। 9वां नियम आपको ये कहता है कि किसी भी केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या को हमेशा रोमन अंकों में लिखते हैं। 9वां नियम है आपका, केंद्रीय धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था को हमेशा हम कैसे लिखते हैं, रोमन अंक में लिखते हैं, तथा शून्य ऑक्सीकरण अवस्था को 0 से लिखते हैं। शून्य ऑक्सीकरण अवस्था को 0 से अथवा O से लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम कर दें, मान लीजिए CO, उसके बाद कर दें यहाँ पे NH3, उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे 6 और यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 3 है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अथवा आप कर दीजिए FeCN6, ये आपने कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, Fe पे मान लीजिए 2 आवेश है, 2 आवेश है, तो इस प्रकार आप कर देंगे। तो यही है आपका क्या, ये 9वां नियम है कि केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन अंकों में या रोमन अंकों द्वारा लिखते हैं तथा शून्य ऑक्सीकरण अवस्था को 0 से व्यक्त करते हैं या 0 से लिखते हैं। आखिरी नियम और 10वां नियम हमारे पास है कि ये क्या है। देखिए, आप कहेंगे संकर धनायनों अथवा विद्युतहीन संकर अणुओं में केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को धातु के साधारण नाम के ठीक पहले लिखते हैं। तो आप पुनः ध्यान दीजिए, कहेंगे आप संकर धनायनों एवं विद्युत उदासीन संकर अणुओं में केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को धातु के साधारण नाम के ठीक पहले लिखते हैं। तो आज हमने देखा कि संकुल आयनों में नामकरण कैसे करते हैं। अगले भाग में हम इन्हें उदाहरण सहित कम से कम मतलब काफ़ी IUPAC संकुल के IUPAC नाम हम सीखेंगे।